तो अभी तक हमने फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा। इनमें हमने क्लासिफिकेशन किया अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम इनका फर्दर डिटेल्ड स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम लेंगे नॉर्मल फोर्स। Normal force is contact force which always act perpendicular to the surface. Suppose a table is kept on a floor. In this case ये टेबल फ्लोर पर इन 4 पॉइंट पर कॉन्टैक्ट पर है। इसका मतलब अगर मैं फ्लोर का डायग्राम बनाऊं तो इस फ्लोर पर 4 पॉइंट पर टेबल इस फ्लोर को पुश कर रही होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट आर नॉर्मल फोर्स। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये चारों फोर्स लगेंगे, N1, N2, N3 एंड N4। ये इस सरफेस पर परपेंडिकुलर लगेंगे जो कि टेबल के पुश करने की वजह से लगा है। टेबल इस सरफेस को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रही है बाय दीज 4 पॉइंट्स। सिमिलरली अगर आप किसी वॉल को पुश करते हैं तो उस केस में आप वॉल पर एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहे होते हैं दैट एक्ट इन नॉर्मल डायरेक्शन, और इन द सिमिलर वे वॉल आपको पुश कर रही होती है, मतलब वो भी आप पर नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी, दैट विल बी इक्वल इन अपोजिट इन डायरेक्शन। सपोज ये एक वेज है जिस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस तरह से एक इंक्लाइन ब्लॉक रखा हुआ है। सपोज इस केस में अगर मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक mg फोर्स लग रहा होगा। इस mg फोर्स के 2 कंपोनेंट होंगे, वन इज परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड सरफेस। सपोज ये एंगल थीटा है तो इस केस में ये एंगल थीटा होगा, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सपोज ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, इसका मतलब mg का इधर कंपोनेंट होगा mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में होगा mg sin थीटा। mg sin थीटा कंपोनेंट इस ब्लॉक को इस प्लेन पर पुश कर रहा होगा, यानी इस प्लेन पर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा होगा ब्लॉक की वजह से, दैट विल बी mg sin थीटा। और mg cos थीटा कंपोनेंट की वजह से ये ब्लॉक नीचे की तरफ खिसकना चाहेगा, इस मोशन को रोकेगा इस फ्लोर का फ्रिक्शन फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए इसे रोकने के लिए। नाउ दिस mg sin थीटा एक्ट परपेंडिकुलर टू द surface, so in this case the normal reaction will be mg sin theta। ये वन टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। इसी तरह से दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स है टेंशन। टेंशन is the magnitude of pulling force exerted by string, cable, chain, rope etc। सपोज यहाँ एक बेस है जिससे एक स्ट्रिंग लटकी हुई है और इस पर एक ब्लॉक लटका हुआ है। इस केस में ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींच रही होगी और ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग को के थ्रू इस बेस को नीचे की तरफ खींच रहा होगा, यानी इस स्ट्रिंग में दोनों डायरेक्शन में टेंशन फोर्स आएगा। अगर मैं इस पर फोर्स शो करूंगा बेस पर तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, अगर ब्लॉक पर फोर्स शो करूंगा तो अपर डायरेक्शन में होगा। दैट इज द टेंशन ड्यू टू स्ट्रिंग। टेंशन बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जब हम किसी रस्सी को दोनों तरफ से खींचते हैं तो उस केस में उस रस्सी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं और उनके बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है जो उन्हें वापस पास लाने की कोशिश करता है। इस फोर्स की वजह से टेंशन डेवलप होती है। यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि टेंशन फोर्स केवल किसी बॉडी को पुल कर सकता है, कोई भी रस्सी किसी बॉडी को पुश नहीं कर सकती। दैट मीन्स अगर किसी भी बॉडी पर टेंशन फोर्स शो करना है तो वो हमेशा पुलिंग नेचर का होगा। नाउ थर्ड फोर्स इज स्प्रिंग फोर्स।
सपोज मैं एक स्प्रिंग लेता हूँ, उसके दोनों एंड्स पर दो ब्लॉक ए और बी लगा देता हूँ। स्प्रिंग नॉर्मल कंडीशन में रखी हुई है। ये एक नॉर्मल रखी हुई स्प्रिंग है, इस पर न कोई इधर से नहीं खींच रहा, इधर से भी नहीं खींच रहा, केवल रखी हुई है। इस कंडीशन में इसकी जो लेंथ है उसे हम नेचुरल लेंथ बोलते हैं। अब सपोज मैं फोर्स लगा के इस ए और बी को आपस में थोड़ा दूर कर देता हूं। इस कंडीशन में स्प्रिंग की टेंडेंसी ये होगी कि वो अपनी नेचुरल लेंथ पे वापस आ जाए। नेचुरल लेंथ पे आने के लिए ए ब्लॉक पर स्प्रिंग इधर की तरफ फोर्स लगाएगी और बी ब्लॉक पर स्प्रिंग इधर की तरफ फोर्स लगाएगी। दैट इज द स्प्रिंग फोर्स ऑन ए, दिस इज स्प्रिंग फोर्स ऑन बी। नाउ दिस इज अ स्ट्रेच्ड कंडीशन, इसे हम एक्सपेंडेड कंडीशन ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे। इस कंडीशन में दोनों ब्लॉक पर इनवर्ड फोर्स लग रहा है नेचुरल लेंथ में आने के लिए। सपोज मैं दूसरा केस कंसीडर करता हूं। इस केस में मैंने धक्का देके ए और बी को पास पास लिया है। इसके लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा और स्प्रिंग ये चाहती है कि वो अपनी नेचुरल लेंथ में वापस आ जाए, इसलिए वो ए पर इस साइड में फोर्स लगाएगी और बी पर इस साइड में फोर्स लगाएगी। दिस इज स्प्रिंग फोर्स ऑन ए, स्प्रिंग फोर्स ऑन बी। In this condition, spring is to be called in compressed condition. Now for simplicity, अगर मैं इस स्प्रिंग का एक एंड फिक्स कर देता हूं, ये इसकी नेचुरल लेंथ कंडीशन है, और सपोज मैं F फोर्स लगाकर इसे राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कराता हूं, तो इसकी नेक्स्ट कंडीशन आएगी। इस कंडीशन में स्प्रिंग फोर्स नेचुरल लेंथ के में लाने के लिए इस साइड में लगेगा। सपोज नेचुरल लेंथ से हमने बॉडी को x डिस्प्लेसमेंट दिया, तो जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, और डिस्प्लेसमेंट हम इस साइड में कर रहे हैं जबकि फोर्स अंदर की साइड में लग रहा है। दैट मीन्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x होगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज F इक्वल टू माइनस kx। हियर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। This spring constant depends on shape and material of the spring. इसी तरह से सपोज मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर देता हूं, उसकी वजह से इसमें x कंप्रेशन किया आपने, इस केस में भी फोर्स इतना ही रहेगा, F इक्वल टू माइनस के एक्स। नाउ द नेक्स्ट केस इज फ्रिक्शन फोर्स। हमने नोटिस किया होगा कि सपोज हम किसी बॉल को किसी ग्राउंड पर कुछ वेलोसिटी देके छोड़ देते हैं, तो वो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाती है और फाइनली वो रुक जाती है। जबकि लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि अगर हम किसी बॉडी को वेलोसिटी दे दें और उस पर कोई फोर्स न लगाएं, तो वो उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू चलते रहनी। नाउ अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि इस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और वो एक्सटर्नल फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स केवल चलती हुई बॉडी पर ही लगे, वो रुकी हुई बॉडी पर भी लग सकता है। कैसे, इसे समझने के लिए हम पहले ये देखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स लगता क्यों है। जनरली हम जो बॉडीज यूज करते हैं दैट आर हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ रफनेस। अगर मान लो फर्स्ट बॉडी का लार्ज व्यू में इस तरह का कुछ बताऊं, एंड सेकेंड बॉडी सपोज, इस कंडीशन में जब ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं
तो इनके मॉलिक्यूल्स और इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोल्ड वेल्डेड जॉइंट्स बन जाते हैं। उसकी वजह से ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं और स्टेशनरी हो जाते हैं। नाउ अगर मैं फर्स्ट बॉडी ए पर इधर की तरफ फोर्स लगाऊं तो मुझे इन कोल्ड वेल्डेड जॉइंट्स जो यहाँ पर बनेंगे उन कोल्ड वेल्डेड जॉइंट्स को तोड़ना होगा। ये कोल्ड वेल्डेड जॉइंट्स को तोड़ने के लिए मुझे जो फोर्स लगाना पड़ेगा दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। सपोज एक बॉडी दूसरी बॉडी पर रखी हुई है, तब भी ये फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है, और इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन होता है दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू बॉडीज ए एंड बी, द फ्रिक्शन फोर्स इज स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी देन इट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हम इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड सेकेंड इज काइनेटिक फ्रिक्शन। सपोज इस बॉडी ए पर मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा, इस कंडीशन में ये रेस्ट पर है, इस कंडीशन में फ्रिक्शन भी कितना है, 0। लेकिन जैसे ही मैं इस बॉडी पर फोर्स लगाना चालू करूंगा, 0 से थोड़ा 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 बढ़ाना चालू किया मैंने फोर्स को, तो फ्रिक्शन फोर्स इसे बढ़ने नहीं देगा। सपोज आपके कमरे में एक टेबल रखी हुई है, आप उसे पुश करना स्टार्ट करो, जब तक आप इस पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक वो टेबल मूव नहीं करती। उससे पहले भी आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो लेकिन वो टेबल मूव नहीं कर रही, दैट इज बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे जैसे इस बॉडी पर मैं फोर्स की अप्लाइड फोर्स को वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। रहता है Fs is always equal to applied force। सेकेंड थिंग, में अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाता जाएगा, Fs की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अल्टीमेटली एक ऐसा पॉइंट आएगा जब Fs अब और नहीं बढ़ सकता। इन दिस केस Fs विल बी मैक्सिमम, दैट इज नोन एज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ये भी अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, लेकिन अब अप्लाइड फोर्स को बढ़ाने पर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब ये वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? तो इस वैल्यू को डिसाइड करने के लिए हम एक कोफिशिएंट लाते हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसके अलावा ये वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करती है। इसकी वैल्यू आती है Fs max इक्वल टू μs into n, where μs is coefficient of static friction and n is normal reaction। इसका मतलब जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन लगाऊंगा उतना ही मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी। इसीलिए हैवी बॉडीज जो है उसका नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होता है तो हम उसे मूव कराना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके Fs max ज्यादा होता है। एक बार मूव कर जाएगी उसके बाद Fs max की वैल्यू F काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ at Fs max body just start to move। then second point is kinetic friction। काइनेटिक फ्रिक्शन अब एक्ट करना स्टार्ट करेगा जब भी दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो, तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। Whenever there is relative motion between two bodies, in this case kinetic friction act। kinetic friction एक कांस्टेंट वैल्यू रखता है, ये अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड नहीं करता। इसे हम Fk से शो करते हैं, Fk डज नॉट डिपेंड ऑन अप्लाइड फोर्स। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज μk इंटू n। मतलब ये भी नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड तो करता है। यहां एक बात और नोट करने वाली है, μs की वैल्यू μk से या तो ज्यादा होती है या बराबर होती है, कभी भी कम नहीं होती। μs इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू
म्यू के। अगर मैं अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में ग्राफ बनाऊं, जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ाता जाऊंगा 0 से, तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है वो बढ़ता चला जाएगा और ये ग्राफ एकदम लीनियर आएगा। एक लिमिट के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन अब और नहीं बढ़ सकता और वो अचानक से ड्रॉप होगा और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा जब दोनों बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां तक है स्टैटिक फ्रिक्शन, this point is maximum static friction and this line shows kinetic friction.